है ना, शाम में कुछ जरूरी चीज हो गई थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर ना किया हो। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे बिना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से आप पोल में जवाब देंगे। 30 के 30 क्वेश्चंस। इसको बिल्कुल आप एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। जिन्होंने नोट्स पढ़ लिए हैं, जितना बैच में हो चुका है या प्रीवियस वीडियोस देखे हैं या कहीं से भी कैसे भी पढ़ा है, वो इसको एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। अगर आप 25 प्लस स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी एकदम सही है ना, क्योंकि अभी समय है और भी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। डी ऑप्शन कह रहे हैं 49% लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। मतलब जो शरीर के विभिन्न अंग हैं, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, बाकी बॉडी पार्ट्स हो, हमारे सारे एक दर से नहीं विकसित होते। भिन्न अंग भिन्न चरणों में, यानी अलग अलग स्टेजेस में, डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट पेस पे डेवलप हो सकते हैं, डिफरेंट रेट पर डेवलप हो सकते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट आपका एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्टेजेस जो है वो यूनिवर्सल है, बट रेट डिफरेंट हो सकता है। दर कम या ज्यादा अलग अलग लोगों में हो सकती है। अब ये डायरेक्शन का प्रिंसिपल है वैसे तो, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन हमें कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। यूनिडायमेंशनल का तो मतलब ये होता है कि बिल्कुल सेम तरीके से सिंगल डायमेंशन है, कि विकास की सिर्फ एक ही दिशा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। विकास क्या है? मल्टी डायमेंशनल होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, हमें सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करना, उसके आसपास की सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है जी। तो मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी है। क्या है? बहुआयामी है विकास, ना कि यूनिडायमेंशनल। यूनि का मतलब होता है एक, सिंगल आयाम, सिंगल डायरेक्शन को यूनि कहते हैं, यूनिडायमेंशनल, जो कि सही नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात, दिक्कत नहीं है कोई। होपफुली सभी कुछ सही है स्थिति। डेवलपमेंट इज यूनि डायरेक्शनल, यानी डेवलपमेंट क्या है? सिंगल डायरेक्शन में होता है। ये भी कहना गलत है। बात वही हो गई भाई, सिंगल डायमेंशन, सिंगल डायरेक्शन। डायमेंशन कितनी है? 4। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये मुख्य 4 डायमेंशंस है। तो डायरेक्शंस भी अलग हो सकती हैं, है ना। तो ये बात कहना भी गलत हो जाएगा। सिंगल डायरेक्शनल नहीं होता, मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डिमेंशनल चीज है। अलग अलग आयाम है, अलग अलग रेट पे या दिशाओं में चीजें जाती हैं। डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। मैंने आपको ये बताया था, अगर प्याजे नहीं लिखा है तो हम कॉन्टिन्यूअस मानते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा वो डिसकंटिन्यूअस कह सकता है कि इस स्टेज में इतना होगा, इतना होगा। अदरवाइज नॉर्मली डेवलपमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। वूम्ब टू टूम्ब जाती है, गर्भ से कब्र तक जाती है। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल। एकमात्र यही बात वैसे भी सही है। यदि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं भी आया था, तब भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 1 नंबर आप ले सकते थे। बाकी के 3 ऑप्शंस को एलिमिनेशन मेथड लगा करके, यानी एलिमिनेट करके, हटा करके बाकी के 3 ऑप्शंस, क्योंकि समझ में आ रहे हैं गलत हैं। एक आयामी नहीं हो सकता, एक दिशाई नहीं हो सकता विकास, असतत नहीं हो सकता। तो बात क्या हुई? बात हुई यहाँ पर विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। ये बात एकदम सही है कि पेस डिफरेंट होता है। हमारी उंगलियों पे कंट्रोल आने से पहले हमारे आर्म्स पे, यानी हमारी भुजाओं पे कंट्रोल आता है ना। हमारे खड़ा होने सीखने से पहले हम गर्दन संभालना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, फिर खड़े होना सीखते हैं, दौड़ने से पहले चलना सीखते हैं। तो एक डायरेक्शन है। तो अब सारे पार्ट सेम रेट पे नहीं डेवलप हो रहे हैं। सर संभालना सीख लिया, फिर बाद में आप धड़ संभालना सीखेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी एंड सेफेलोकॉर्डल। इस पे एक क्वेश्चन वैसे भी हमेशा आता है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन भर भर के। ठीक है ना। चलिए खैर, अब एक बार हल्की सी नजर डालते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल पर, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसमें फंसते भी बहुत हैं लोग। सेफेलोकॉर्डल, सेफेल का मतलब ही है खोपड़ी, कॉर्डल मतलब खोपड़ी। क्या है? सेफेल आपकी सर से जुड़ी हुई, कॉर्ड से जुड़ी हुई, तो मतलब सर से नीचे की तरफ विकास जाएगा। इसको लंबवत या लॉन्गिट्यूडिनल दिशा भी कह देते हैं। लंबवत या लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे ने सर पे कंट्रोल आया, फिर ये जो बीच वाला पार्ट है आपका बैठना सीखा, फिर पैरों पे कंट्रोल जाएगा, तो हेड टू टो कह देते हैं, सिर से पैर की ओर। लॉन्गिट्यूडिनल कह देते हैं, लंबवत जिसको कहेंगे। पहले गर्दन संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। तो सेफेल का मतलब ये ब्रेन, खोपड़ी की बात हो रही, तो सर से पैर। वही प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है भाई? सेंटर टू पेरिफेरी, यानी नियर टू फार भी लिख के आ जाता है। नियर टू फार यानी पार से पास से दूर की ओर, या फिर सेंटर से पेरिफेरी की ओर, यानी केंद्र से सीमाओं की ओर, या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम? केंद्र से दूर की ओर।
केंद्र को हम नियर मान रहे हैं यहाँ कि सबसे पहले आपकी स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगी, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी, फिर आपका इन आर्म्स पे कंट्रोल आता है, यानी आप पहले अपने हाथ चलाना सीख जाते हैं, अपने हाथ मतलब ये आर्म्स चलाना सीख जाते हैं, फिर उसके बाद आपका हाथ पे कंट्रोल आता है, उसके बाद आपका उंगलियों पे कंट्रोल आता है। दैट मींस कि हम बड़े ऑब्जेक्ट्स पहले पकड़ना सीखते हैं, फिर हम पेंसिल से प्रॉपर लिखना, यानी उंगलियों पे डेवलपमेंट बाद में आ रहा है। जबकि आप किसी चीज को पकड़ना, पहले पेन को पकड़ना तो सीख गए होंगे, लिखने में टाइम लगा होगा, क्योंकि फिंगर्स पे कंट्रोल बाद में आएगा, पहले हैंड पर आएगा ओवरऑल जो हैंड है। ठीक, तो एक बेसिक सी बात है। दिशाएं हैं ये दो विकास की, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंडर आती है, प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोपॉडल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है समझते हैं कहानी को। पोल में जवाब दीजिएगा कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है। नॉट करेक्ट नहीं पूछा है, करेक्ट है, यानी सही कौन सा एक स्टेटमेंट है ये हमसे पूछा है। फटाफट से बताइए, तब जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। 1 नंबर का सवाल, आसान सवाल आज का, ये 30 नंबर का आप टेस्ट बिल्कुल मान करके चलें। हालांकि मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये साथ में आपके क्लियर होते रहे, मजे मजे में हम लोग सीखते रहे, बहुत ज्यादा टेंशन ना लिए बिना। चले, बहुत ही बढ़िया। 94% लोग कह रहे हैं कि जी ए ऑप्शन सही है। बाकी के लोग क्या कह रहे हैं? बाकी के लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, बाकी के लोग कह रहे हैं हमें नहीं पता। निशा तुम क्या कहती हो? चलें आगे बढ़े, समझते हैं कहानी क्या है। ए ऑप्शन 95% लोग कह रहे हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है? चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में या परिपेक्ष में बच्चों की विकास की प्रक्रिया वर्क करती है या कारगर है। बात सही है कि गलत है? ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब बच्चे का बचपन भी इस बात से तय होगा वो किस समाज, किस संस्कृति से आ रहा है। आपके घर का बचपन जो है आपके घर के बच्चे का, एक 11 साल का बच्चा खुद से काम करना तो छोड़िए, जो कि करना भी नहीं चाहिए, उसकी एज नहीं है, बट उसके बचपन में आप उसको दूध हाथ में दे रहे हैं और वहीं एक 11 साल का बच्चा आपको रास्ते में बलून बेचता हुआ नजर आ जाएगा। दुर्भाग्य है ये, लेकिन उसके लिए बचपन कुछ और हो गया। तो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हो गया जो चाइल्डहुड की का संप्रत्य है या कॉन्सेप्ट है, वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, उसी से जुड़ा हुआ है। ये बात कही गई 100% सही है। बात कई तरीके से घुमा करके पूछी जा सकती है, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन भी तो चेक करने पड़ेंगे ना। चाइल्डहुड इज अ पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। देखो यहाँ किसी का नाम नहीं लिखा कि रॉस ने 8 स्टेज दी है, फलाने ने 4 दी है, ऐसा कुछ नहीं लिखा ना। तो फिर 8 स्टेज में नहीं हम इन जनरल मानते। एनसीईआरटी साफ साफ 4 स्टेजेस के बारे में बात करती है। कौन सी है वो? इन्फेंसी है आपकी, है ना, ये 4 मुख्य स्टेजेस हैं विकास की। इन्फेंसी है जिसको शैशवावस्था कह देते हैं, जन्म से 2 वर्ष। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, मेरे साथ बोल सकते हो अगर पहले से पढ़ा हुआ है, तब भी घर में शोर मचाना शुरू कर दो। फिर आता है चाइल्डहुड, जिसको अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में डिवाइड कर लेते हैं। चाइल्डहुड, इसमें भी अर्ली और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम टॉय एज कहते हैं, 2 से 6 वर्ष। लेटर यानी उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। फिर आ जाता है एडोलेसेंस, इसको एडोलेसेंस 4 अवस्थाओं में, मैंने तीसरे में ही दोनों लिख दिए हैं इसलिए 3 नजर आ रहे हैं आपको, नहीं तो यही मुख्य अवस्थाएं हैं जो आपके विकास की अवस्थाएं। ठीक है जी, चलिए खैर, क्योंकि बाल विकास नहीं रहता फिर एडोलेसेंस के बाद, तो फिर वो ह्यूमन डेवलपमेंट में आ जाता है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शंस, यानी जिस समाज और जिस संस्कृति में हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उससे बच्चों के विकास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कहना एकदम गलत होगा। जिस समाज और संस्कृति में आप रह रहे हैं बच्चों के विकास पे उसका प्रभाव पड़ता है। वाइगोत्स्की भी साफ साफ कहते हैं। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी है? बताइए। फिर आते हैं चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोनली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स, यानी सिर्फ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकता, मतलब हेरिडिटी। भाई सिर्फ हेरिडिटी से काम नहीं चलेगा। डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है? हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी विकास जो है वो प्रोडक्ट है, गुणनफल है किसका? वातावरण एवं आनुवांशिकता का, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है डेवलपमेंट। आपको कितने भी अच्छे जीन्स मिले हैं, यदि एनवायरमेंट खराब मिल गया, यदि एनवायरमेंट से आपने गलत चीजें सीख ली, तो आप एक साइंटिस्ट बन सकते थे, अब आप वो धूम के चोर बन सकते हैं। मतलब जीन्स तो अच्छे मिले हैं लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी पूरी। तो वो डेवलपमेंट जो है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो ये तीनों ही बातें गलत हैं। एक ही बात सही है कि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष में होता है। जिस समाज जिस संस्कृति में वो होते हैं उस तरह की चीजें वो पढ़ते हैं, उस तरह की कल्चर से वो जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई? द प्रोसेस ऑफ अनफोल्डिंग The process of predetermined unfolding of genetic dispositions is called। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं भयंकर रूप से। हल्के से 2 शब्द चेंज करेगा और मिल जाएंगे आपको, क्योंकि टॉपिक तो सेम है ना, सिलेबस तो फिक्स्ड है।
भाई आना तो है ही हर एक टॉपिक से क्वेश्चन। आनुवांशिक विन्यास की पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया यानी अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो आपके जीन्स में कोडेड हैं, जैसे कोडिंग होती है कंप्यूटर में, एक फोन में कुछ कोडिंग हुई होगी तभी आप कुछ टैप करते हैं तो अलार्म लगा पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं, इसी तरह से आपके जेनेटिक मेकअप में भी कोडिंग है, आपके बनने में एक कोडिंग है, और वो जो कोडिंग है वो समय के साथ अनफोल्ड होती है ना। आप जिस समय पैदा होते हैं आपको साइकिल चलाने के लिए नहीं दी जा सकती, क्यों? क्योंकि अभी आप उतने मैच्योर नहीं है, अभी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्ड नहीं हुए हैं अभी तक, आपके पैरों में वो जान नहीं है कि आप खड़े हो जाएं तुरंत, हाथ पैर हैं, यानी समय के साथ अनुवांशिक कारकों का अनफोल्ड होना, बाहर निकल के आना, मैचुरेशन यानी परिपक्वता कहा जाता है, ये हाईली रिलेटेड होती है हेरिडिटी से, यानी या फिर अगर हम बात कर रहे हैं लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं प्यूबर्टी हिट करने की, चाहे वो मेल्स हो फीमेल्स हो, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक सर्टेन एज पर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैचुरेशन के कारण आ रहे हैं, हेरिडिटी में वो कोडिंग है जो अनफोल्ड हो रही है समय के साथ। दांत भी निकलते हैं आपके, आप खुद से थोड़ी निकाल देते हैं खींच के, स्वयं निकलेंगे टाइम के हिसाब से कि इतने साल के हो गए अब ये कैरेक्टरिस्टिक अनफोल्ड हो जाएगा। इस पे ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बट गलत ट्रेनिंग से नेगेटिव प्रभाव जरूर पड़ सकता है। अडेप्टेशन, लर्निंग, सोशलाइजेशन, ये बातें यहाँ काम नहीं आएंगी क्योंकि बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, ये वैसा ही है जैसे कोई संज्ञा की परिभाषा पूछे, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो हम ये कहें कि अरे इसमें अडेप्टेशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जेनेटिक डिस्पोजिशन जो टाइम के साथ अनफोल्ड हो, ये बाय डेफिनेशन मैचुरेशन का ही उदाहरण है, ठीक है ना। बहुत अच्छे समझ में आता है, बस रियाज अच्छे से ही समझ में आना चाहिए, इसीलिए इतनी कहानियां मैं एक क्वेश्चन पे पूरा घुमा करके अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि उसके आसपास की बात भी समझ आ सके, और ये क्वेश्चन जैसे ही थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो आप ना घबरा जाएं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और 30 क्वेश्चन से हमारे 90 क्वेश्चन के बराबर क्वेश्चन हो जाने चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट इतने पढ़ लिए हो हमने। डैश इज अ प्राइमरी एंड डैश इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी यहाँ पे प्राइमरी आएगा और उधर सेकेंडरी एजेंट आएगा, यानी सामाजिकरण, समाज में कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, क्या नॉर्म्स हैं, कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, ये सारी प्रक्रिया को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना सीखेगा, उस प्रक्रिया को सामाजिकरण की प्रक्रिया कह रहे हैं। एक प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट है, यानी एक वाहक है जो प्राथमिक कहा जाता है सामाजिकरण की प्रक्रिया को सिखाने के लिए, और दूसरा वाहक है जिसको हम गौड़ वाहक कहते हैं। कौन है प्राथमिक? परिवार होगा हमेशा, क्योंकि सबसे पहले आप पड़ोसी के घर में नहीं अपने ही घर में होते हैं, या जिस भी घर में आप हैं वो आपके लिए परिवार हो गया उस समय, तो ये प्राइमरी एजेंट हो गया सोशलाइजेशन का। तो फैमिली क्या है? प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। परिवार क्या है? प्राथमिक वाहक है कि आप समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून कैसे सीखेंगे, इसके बारे में सबसे पहला इंट्रोडक्शन परिवार ही आपको देता है। कि कोई घर में आता है तो उसको पानी देते हैं या गाली देते हैं, ये डिपेंड करेगा फैमिली पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है स्कूल इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। बाद में आप स्कूल जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे, वो भी एक तरह का सोशलाइजेशन है। कॉलेज में जाते हैं तो अलग तरह का। तो परिवार क्या है? प्राथमिक कारक, और स्कूल जो है वो सेकेंडरी है। नेबरहुड का अपना कोई खास अस्तित्व है नहीं, अगर ये परिवार के साथ आ जाए तो प्राइमरी बन जाता है, स्कूल के साथ आ जाए तो सेकेंडरी बन जाता है। मीडिया हमेशा सेकेंडरी होता है, मीडिया हमेशा सेकेंडरी होता है, मीडिया सेकेंडरी होता है, यहाँ फैमिली की जगह नहीं लग सकते। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये आपको समझ में आ भी गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और जवाब दीजिए। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, यानी कोहलबर्ग के अनुसार, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7-8 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस मॉरल डिसीजंस, यानी कि 7-8 साल के बच्चों के लिए, 7-8 साल के बच्चों को नैतिक निर्णय या नैतिक निर्माण के लिए कौन सी रीजनिंग लगती है? अगर 7-8 साल का बच्चा है तो उसके लिए सही और गलत किस बेसिस पे निर्धारित होगा, ये पूछा है। पहला है सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। कई लोगों को ये थियरी समझ में नहीं आती, आज आ जाएगी, मैं अभी आपको ये बता दूंगी, ठीक है। चलिए खैर समझते हैं कहानी है क्या। 60% लोग कह रहे हैं क्या? सी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही है, बट क्यों सही है इस पे चर्चा करेंगे। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड और आज्ञा पालन। भाई हमें पता है कि जो चाइल्डहुड या 10 साल तक की उम्र की कहानी है वो आपकी प्री कन्वेंशनल में आती है, जिसकी पहली स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। फिर आता है आपका एडोलेसेंस वाला पीरियड, फिर एडल्टहुड की तरफ हम चले जाएंगे। तो ये पहली अवस्था है, मतलब बच्चा चाइल्डहुड में है, तो आपको पता है चाइल्डहुड के बच्चे के लिए पनिशमेंट एंड ओबीडियंस जो है मुख्य चीज है। 4 से 10 वर्ष की जो उम्र है वो पहली अवस्था में, फिर एडोलेसेंस बीच में, फिर एडल्टहुड आपका थर्ड में। समझते हैं कहानी क्या चल रही है। कोहलबर्ग की थियरी आपको पता है, फटाफट से 1 मिनट देके पूरी थियरी को रिवाइज कर लेते हैं, है ना।
ये बार बार जितनी बार रिवाइज करोगे, ये मत सोचो हमने पढ़ लिया है हमें पता है, ये पता वाले सबसे ज्यादा गलती करके आते हैं पेपर में, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है, फिर वहां आसान क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमें पता है इसकी 3 कैटेगरीज हैं, है ना, हमें ये 3 बॉक्स में समझना है। वो 3 बॉक्स कौन से हैं? एक है प्री कन्वेंशनल, 3 लेवल बताए हैं इन्होंने, इसको पूर्व पारंपरिक कहते हैं, है ना, 4 से 10 वर्ष की अवस्था। और दूसरा है कन्वेंशनल यानी ट्रेडिशनल या फिर पारंपरिक अवस्था। इसको लेवल की बात हो रही, 3 लेवल है ना, 12 से 13 या 12 से 14, 10 से 13 भी कई लोग कह देंगे। बेसिकली एडोलसेंस वाला पीरियड इसी में आ जाता है, और फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल, ये एडोलसेंस से और अडल्टहुड तक की बात है, यानी उत्तर पारंपरिक। इस पे एज पे क्वेश्चन वैसे कम ही आता है। अब आपको ये पता है इसमें भी 2 स्टेजेस हैं पूर्व पारंपरिक में। इसमें एक्सटर्नली बच्चों की खुद की मॉरलिटी नहीं होती, एक्सटर्नल मॉरलिटी के प्रिंसिपल्स पे वो चलते हैं, जैसे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी दंड से बचने के लिए क्या करेगा बच्चा, आज्ञा का पालन करेगा, ये पहली अवस्था है। दूसरी क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज टिट फॉर टैट, जिसको हम कह देते हैं, है ना, सेल्फ इंटरेस्ट की अवस्था है कि बच्चा जैसे को तैसा, तूने मेरी पेंसिल तोड़ी, मैं तेरी नोटबुक या लंच खा जाऊंगा, कल मैंने लंच दिया था आज मेरे को वापस दे। तो ये क्या है, टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज सेकंड अवस्था है। फिर आता है थर्ड, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, मतलब माँ बाप तुम पे प्राउड महसूस करेंगे यदि तुम सच बोलोगे, वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चे, ये सब तारीफ जो है नाइस बॉय और गुड गर्ल में है। फिर आता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन भी कह देते हैं कई लोग। इसमें होता है रूल्स आर रूल्स, जो समाज ने नियम बना दिए वो फाइनल है, उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर आपका आता है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, नहीं है, इसका नाम है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल राइट्स। पूरा नाम जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन या इंडिविजुअल राइट्स। अभी मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिख रही हूँ ताकि आपको इंडिविजुअल राइट्स वाली बात याद रहे, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण यही है कि समाज में नियम है लेकिन इंडिविजुअल के भी राइट्स हैं, जरूरत पड़ी तो नियमों को बदला जा सकता है, ये एक बात है। लास्ट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे आप यदि आपके जो एथिक्स हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, मतलब बहुत ज्यादा बड़े वर्ग के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए आप सबसे लड़ने को तैयार हो जाएंगे। इंडिविजुअल राइट्स में क्या है कि नियमों को बदला जा सकता है। भाई रेड लाइट पे अगर किसी की तबीयत खराब है तो वो जंप की जाती है एक्सेप्शन में, या एम्बुलेंस है तो उसका जाना गलत नहीं है। ये क्या हुआ, इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई कि यदि जरूरत पड़े तो वो नियमों में बदलाव संभव है। लेकिन एक बड़े मुद्दे के लिए जब आप लड़ रहे हैं अकेले, तो जैसे आजादी, तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स हो गया, फिर यहाँ पे आपके खुद के एथिक्स होते हैं जो वर्क करते हैं। तो ये 3 लेवल्स थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा, ये कहता है सीरिएशन इन जीन पियाजेस थियरी रेफर्स टू, यानी जो सीरिएशन है पियाजे की थियरी में, यानी पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता जो है वो किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। सीरिएशन वर्ड आपको पता है किस स्टेज में आता है, बताओ सीरिएशन किस में आता है, कोई बताना चाहेगा लिख करके, फटाफट से बताइए सीरिएशन कहाँ आता है, जल्दी बताइए। लाइक शेयर करिए मत करिए बट आंसर जरूर करिए, बताइए। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, बहुत बढ़िया, ताली बता दीजिए अपने लिए। मम्मी से कहिए मम्मी दुनिया जीती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बता दिया आज। 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सीसीएस बताया था आपको, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं, निमोनिक बताया था, कौन सा, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये तीनों गुण कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आ जाते हैं। हालांकि जो सबसे बेसिक बात है कि सबसे पहले जो वो शुरू कर देता है किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे सीरीज में लगाना, वो प्री ऑपरेशन में शुरू हो जाता है, लेकिन वो वहां से आपसे इस तरह से क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि दुश्मनी नहीं है आपकी। अदरवाइज फिर भी आप एक्स्ट्रा में मैंने बता दिया है, ध्यान रख सकते हैं कि एक सिंगल, मतलब मान लो सिर्फ हाइट के बेस पे ही लगाना है, तो वो इसकी शुरुआत, ये वाले सीरिएशन की शुरुआत प्री ऑपरेशनल में ही हो जाती है, लेकिन प्रॉपर सीरिएशन अचीव आपका सीसीएस जो है ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही होता है। तो सीरिएशन इन जीन्स पियाजेस थियरी रेफर्स टू द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वन डायमेंशन, फॉर एग्जांपल लेंथ, यानी लेंथ के आधार पर, लंबाई के आधार पर एक डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए आप सीरीज में लगा पा रहे हैं। यानी ये हाइट में छोटा है, इससे बड़ा हाइट में ये मार्कर है, फिर सबसे बड़ा ये पेन है,
तो ये क्या हुआ, सीरीज में लगाना सीख लिया आपने, या फिर कलर के आधार पे आपने बांटना सीख लिया। आधार पे मतलब सीरीज में यही होता है, बढ़ते क्रम में, और वो क्लासिफिकेशन में चला जाएगा जो कलर के आधार वाली बात मैं कर रही हूँ। यहाँ लेंथ वाइज रहेंगी चीजें, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, ठीक है। तो ये बात तो एकदम सही है। द एबिलिटी, और वो भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन का ही एग्जांपल दिया था कि प्रॉपर जो कई डायमेंशंस के आधार पे क्लासिफाई करना वो कॉन्क्रीट में आता है। शुरुआत जो है उस क्लासिफिकेशन की वो हो जाती है प्री ऑपरेशनल में ही, सीरिएशन यहीं पे आएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एक नंबर में पूछ रहा है तो आंसर इसका यही है, लेकिन शुरुआत पहले हो जाती है। तो इनकेस अब कभी आपको लगे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ऑप्शन में ही नहीं है, तब आप जा सकते हैं वहां। द एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, दूसरों के परिप्रेक्ष्य को समझना, इसको कहते हैं कि अब बच्चे के अंदर ईगो सेंट्रिज्म जा रहा है, डिसेंट्रेशन आ गया है। नैरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग एज यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग, ऐसा भी नहीं है कि वो खुद से बात कर रहा है, सेल्फ टॉक। द एबिलिटी टू स्पेशली मैप प्लेसेस लाइक वंस स्कूल, यहाँ पे इसकी भी कोई बात नहीं है, स्पेशल इंटेलिजेंस में चला जाएगा। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमसे सीरिएशन पूछा था, ये क्लासिफिकेशन का एक उदाहरण है और सीरिएशन का भी है ना, दोनों का उदाहरण मैंने एक साथ दे दिया है। सीरिएशन कैसे है, ये सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अपवर्ती और अनुवर्ती क्रम होता था ना हिंदी में, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया इसको। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस साइड से अगर देखोगे तो यही डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें नजर आ रहा है। सबसे बड़ा जो आपका स्क्वायर शेप है, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज में लगा दिया आपने, क्रम में लगा दिया, बेसिकली क्रमबद्धता कहेंगे इसको, सीरिएशन हो गया। सेम कलर है तो एक तरह का क्लासिफिकेशन हो गया, ये वाले कलर को एक साथ, ये वाले कलर को एक साथ, ये वाले कलर को एक साथ। तो दोनों का एग्जांपल आपको मैंने यहाँ दे दिया, सीरिएशन और क्लासिफिकेशन दोनों ही वर्गीकरण भी है यहाँ रंग के आधार पे, और बढ़ते और घटते क्रम में है तो सीरिएशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दोनों आते कहाँ हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नसीमा अब 5 ईयर ओल्ड, यानी 5 साल की बच्ची, एज पे ध्यान दीजिएगा, है ना। नसीमा एक 5 साल की बच्ची है, इज सर्टेन दैट रोलिंग आउट अ बॉल ऑफ क्ले इनटू अ स्नेक क्रिएट्स मोर क्ले। क्ले मिट्टी समझते हो, वो जो चिकनी मिट्टी होती है, क्ले आजकल खेलने के लिए भी आती है बच्चों की, जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल अगर आपको अच्छा करना है तो बच्चों को क्ले मिट्टी का इस्तेमाल करने को कहा जाता है कि वो अलग अलग शेप बनाए, तो उससे उनका फिंगर्स पे कंट्रोल आता है, उनकी सूक्ष्म गतिक कौशल फाइन मोटर स्किल्स अच्छी होती हैं। ग्रॉस मोटर के लिए तो आप दौड़ना भागना सीख लेते हैं, पहले ग्रॉस मोटर आती है, फिर बाद में फाइन मोटर आती है, ठीक है ना। गुड इवनिंग सनी, ठीक है। तो ये जो बात है कि क्ले मिट्टी, मान लो एक क्ले की बॉल है या आटा ही है फॉर दैट मैटर, आटे से आप वो बनाते हैं ना गोल गोल, फिर उससे अगर आप बड़ी रोटी बना दे रहे हैं तो बच्चे को लगेगा कि अब ये जो वो आटा था उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई। या क्ले से, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो एक पेपर था, मान लीजिए जब मैंने इसको एक क्ले की तरह, ये क्ले है, और इस क्ले से जब मैं कोई लाइन बना दे रही हूँ बड़ी सी, या जितनी भी बड़ी बनेगी, तो बच्चे को लगेगा इस क्ले की क्वांटिटी बढ़ गई, पहले ये छोटी थी, अब क्योंकि इसको ऐसे रोल कर दिया गया है, ऐसे रोल कर दिया गया है, तो ये क्या बन गया, क्वांटिटी ज्यादा बन गई, वो जो क्ले थी वो बढ़ गई। जबकि ऐसा नहीं है, क्ले उतनी ही है जितनी बिना स्नेक बनाई थी। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड हर थिंकिंग, भाई क्या तर्क लगाएगा बच्चा इसमें। और ये कहाँ होती है ये बात, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज किसको कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, लॉजिक से पहले की अवस्था, 2 से 7 वर्ष। प्री ऑपरेशनल, बात ठीक है नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस ये बिल्कुल नहीं है, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस वो है ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो सबसे बड़ा हो गया ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी बोथ, या ए इज टॉलेस्ट, ये ट्रांजिटिव इन्फेरेंस है कि आपने अनुमान लगाया है ये वाली रीजनिंग लगा करके। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग में तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट लगेगा, साइंटिफिक थिंकिंग लगेगी, इसकी तो बात ही नहीं हो रही है ना। तो हम ये कहेंगे कि बच्चा जो है उसकी जो रीजनिंग है वो सेंटर्ड है, सेंट्रेशन है बच्चे में, अभी क्या है, सेंट्रेशन है बच्चे में। पढ़ते हैं फिर से। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है, बताइए। जीववाद नहीं है इसका उत्तर। बच्ची ने स्नेक को रियल नहीं समझ लिया है, सजीव नहीं समझ रही है वो, यहाँ पे सेंट्रेशन है, सेंट्रेशन इसका उत्तर है। क्यों, क्योंकि बच्चे का जो ध्यान है वो केंद्रीयता के कारण, उसकी सोच में केंद्रीयता है, उसके तर्क में केंद्रीयता है, यानी उसका फोकस सिर्फ एक एस्पेक्ट पे है, लेंथ पे, कि सांप की लेंथ ज्यादा होती है तो मिट्टी बढ़ गई, जबकि डिसेंटर करके देखेगी तो वही तो क्वांटिटी है सेम। तो सेंट्रेशन की वजह से ईगो सेंट्रिक रहता है बच्चा, या रिवर्सिबिलिटी, वो कंजर्वेशन नहीं आ पाता, जो माउंटेन वाला एक्सपेरिमेंट था पियाजे का, तो उसको लग रहा है शेप और साइज के बदलने से
क्वांटिटी में भी परिवर्तन आ गया। तो लैक ऑफ कंजर्वेशन भी सेंट्रेशन यानी केंद्रीयकरण की वजह से ही होता है, क्योंकि बच्चे का पूरा ध्यान उसकी हाइट पे किसी चीज की सेंटर्ड है, लेंथ पे उस सांप की सेंटर्ड है, ये नहीं देख रहा कि क्वांटिटी तो सेम ही है भाई, यहाँ पे भी वही क्वांटिटी यूज हुई है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, फटाफट से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लेव वाइगोस्की ऑफर्ड अ थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ, यानी वाइगोस्की ने किस सिद्धांत को ध्यान में रख करके अपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ये प्रिंसिपल ऑफ, ये आपके पेपर में ही गलती होगी, ये प्रिंसिपल प्रधानाचार्य वाला नहीं, ये सिद्धांत वाला प्रिंसिपल होगा, PLE वाला, ना कि AL वाला। ठीक है जी। ए कह रहे हैं 94% लोग, बहुत ही बढ़िया, सही जवाब। हाँ जी मैडम, सही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। नहीं, बताइए बताइए, नहीं कह रहे होंगे क्या सही? चलिए देखते हैं तो कहानी है क्या। अगर हम बात करें तो ये है कि जो प्रिंसिपल है यहाँ पर, जो वाइगोस्की की थियरी है, उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उस थियरी का नाम ये है सोशियो कल्चरल अप्रोच। आपको मैंने बैच में भी बताया था थियरी पढ़ाते हुए, यूट्यूब पे भी कभी ना कभी तो बताया होगा। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, जिसमें ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है। BPL कार्ड की तरह वाइगोस्की चलाते हैं SCL कार्ड, समाज, संस्कृति, लैंग्वेज, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है उनकी थियरी में। तो इनका जो सिद्धांत है कि बच्चे का संज्ञान, उसकी समझ जो बनती है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आता है। यानी वाइगोस्की क्या है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं, जो ये मानते हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति के साथ अंतः क्रिया करके, इंटरेक्शन करके अपने दिमाग की समझ को बनाता है। जबकि पियाजे क्या है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, उग्र रचनावादी हैं। उग्र कौन होते हैं, जो फुल फोल बच्चे की एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं, वो समाज के साथ इंटरेक्शन पे उतना फोकस नहीं करते। कौन, पियाजे। जबकि वाइगोस्की सामाजिक रचनावादी है, क्योंकि समाज के साथ इंटरेक्ट करके बच्चा स्कूल जाएगा, 4 बच्चों से मिलेगा, अपनी समझ बनाएगा, या आसपास की चीजों में होगा। बाकी तीनों तो बच्चे को उस तरह से एक्टिव रखते ही नहीं है, चाहे वो बिहेवियरिज्म हो। साइको एनालिसिस का पर्पस ही डिफरेंट है, बच्चे को कोई फ्रस्ट्रेशन है, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो सब उससे जुड़ जाती है। यूनिवर्सलिज्म एज सच हम पढ़ते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 और जवाब दीजिएगा। मिडिल चाइल्डहुड की एज अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड दोनों के बीच से निकलती है। आप कुछ हद तक ये कह सकते हो कि लेटर चाइल्डहुड वाली एज मिडिल चाइल्डहुड में मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, भाई अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड होता है 6 से 12 वर्ष, दोनों के बीच से निकाल लो 5 से 7 वर्ष, 5 से 8 वर्ष, ये आ जाती है मिडिल चाइल्डहुड निकल के। अलग से मिडिल चाइल्डहुड एनसीईआरटी वगैरह नहीं देते, बट वहीं से निकाल लेनी है। और रेयर ही कभी क्वेश्चन आता है, सीटेट में तो कभी रेयर ही आएगा। दोनों के बीच की अवस्था आ जाती है मिडिल चाइल्डहुड, अलग से कोई अलग से स्टेज ऐसी नहीं है। स्पेशली कई राइटर्स देते हैं, वो मैं बैचेस में कराती भी हूँ, बट सीटेट के लेवल पे आपको अलग से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। Which of the following is the term used by Lev Vygotsky to describe child's act of speaking to herself? यानी बच्चे का खुद से बोलने की क्रिया को क्या कहेंगे? मैं खुद से बात कर रही हूँ यार, हिमांशी आज तो ठीक से काम नहीं किया, कल क्लास की छुट्टी हो गई थी, ये हो गया था, अच्छा ऐसे कर लेंगे यार, इस सैटरडे यहाँ जाना है, कल सुबह वहां जाना है, क्यों बताऊं कहाँ जाना है। ये क्या है, खुद से बोल रही हूँ मैं, इसको प्राइवेट टॉक कहते हैं। मतलब मैं अपने एक्शंस को गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि कल हम ये सब्जेक्ट कर लेंगे, परसों ये कर लेंगे, खुद से बातें। अब ये जो खुद से बातें हैं, इसको प्राइवेट टॉक कहते हैं। कौन, वाइगोस्की। ठीक है, क्लियर है? ईद का चांद हो गई है, नेहा पूछ रही हैं आपके बारे में कमेंट में। देखिए, लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद को, यानी खुद से बात करने को, सेल्फ टॉक को क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच, निजी संवाद, निज वाक कहेंगे इसको। टॉक अलाउड नहीं है, ये सेल्फ टॉक है। टॉक अलाउड हो सकता है मैं जोर जोर से बोल के निशा से बात करूं, लेकिन जब मैं खुद से बात कर रही हूँ वो प्राइवेट स्पीच है। ठीक है ना, बात क्लियर है या नहीं है? हाँ, ये कोई स्कैप फोल्डिंग भी कह रहा है, अभिलाषा सही कह रहे हो। स्कैप फोल्डिंग वाले कौन है, कहां से आते हैं ये लोग हैं? स्कैप फोल्डिंग होता है टेम्परेरी हेल्प। अभी कल परसों हम बैच में पढ़ भी रहे थे ना, कल तो क्लास नहीं हुई खैर, और आज भी नहीं हुई है, फ्राइडे नहीं मंडे पढ़ रहे थे। टेम्परेरी हेल्प होती है स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग खुद से बात करना नहीं होता है। स्कैप फोल्डिंग खुद से बात करके आप खुद को दे रहे होंगे, वो एक डिफरेंट कहानी हो गई। ठीक है ना, जब आप सेल्फ डायरेक्शन देता है बच्चा, अपने सेल्फ रेगुलेशन करता है, ये भी क्वेश्चन आता है, स्वयं निर्देशन देता है बच्चा खुद को, या स्वयं नियमन करता है प्राइवेट स्पीच करके, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में ये होती है ना। कौन कहते हैं, वाइगोस्की। ईगोसेंट्रिज्म या ईगोसेंट्रिक टॉक इसी को कह देंगे, लेकिन पियाजे की भाषा में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी है क्या। टॉक अलाउड तो जोर से बोल के बात करना किसी से भी हो सकता है, खुद से ही थोड़ी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और पोल में जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील का मतलब है जो प्रगति की ओर है, जो आगे बढ़ने की ओर है, जो बेहतरी की ओर है।
तो पहला ऑप्शन है फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। मैंने आपको बताया हुआ ड्रिल और प्रैक्टिस कोई खास अच्छी नहीं होती आपके पेपर के अनुसार, क्योंकि ड्रिल एंड प्रैक्टिस में इतना रेपिटेशन है, रेपिटेशन या पुनरावृत्ति कुछ चीजों में ठीक होती है, लेकिन बार बार रट्टे लगाने जैसा बन जाता है, फिर ये रोट लर्निंग की तरफ चला जाता है, 2 एकम 2 2 दूनी 4 बस रटते रहो, समझने पे फोकस यहाँ कम हो जाता है। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस को उतना पॉजिटिव यहाँ नहीं मानते, और स्पेशली प्रोग्रेसिव एजुकेशन का तो ये हिस्सा नहीं है। ये बिहेवियरिज्म में या व्यवहारवाद में कुछ हद तक आ सकता है, जहां कुछ चीजों में रिपीट करने को ज्यादा कहा जाता है। एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड सेग्रीगेशन, बच्चे को अलग थलग नहीं किया जाता, और एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग उतनी अच्छी नहीं मानी जाती कि जो फर्स्ट आने वाले बच्चे उनको एक साथ रख दो, थर्ड वालों को एक साथ रख दो, सेक्शन बना दिए जाते हैं, तो इसको बहुत बढ़िया नहीं माना जाता, बहुत जरूरत पड़ने पे करनी पड़ती है, और उसमें भी मिक्स्ड एबिलिटी करनी चाहिए, अलग अलग तरह के बच्चों को एक ग्रुप में रखना चाहिए, ना कि सिर्फ एक तरह के बच्चों को। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये बात कुछ अच्छी कही। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है हम आगे बढ़ रहे हैं किसके साथ, समाज के साथ, लोगों के साथ। तो कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव, असिस्टिव लर्निंग या फिर डिस्कवरी लर्निंग, जहां बच्चा एक्टिव है, प्रेजेंट लाइफ के लिए सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका सीखना, ये सब जॉन डुई की बात हो रही है। सहयोगिता पूर्ण अधिगम, यानी बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, क्लास अलग से ली थी मैंने इस पे। यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, जी नहीं, रिवॉर्ड पनिशमेंट का यूज अच्छा नहीं माना जाता। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में हमने ये बात पढ़ी थी, आपको याद होगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात जब की थी 2-4 क्लास पहले यूट्यूब पे क्वेश्चंस किए थे।